Assalamu alaikum. Welcome you all in my YouTube channel Conceptual Learning with रिजवान अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लॉ, जिसे हम बैनुल अक़वामी कानून भी कहते हैं। और आज हम बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग है वो हम समझेंगे इंटरनेशनल लॉ को बाय डेफिनेशन। उसके बाद जो है ना हम जो ओरिजिन है और जो इंटरनेशनल लॉ के मुख्तलिफ़ सोर्सेस हैं उसको भी एक बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो डेफिनेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ की, स्पेशली जो बहुत वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशंस हैं और जो इंटरनेशनल लॉ के जो एक्सपोनेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रेट एक्सपोनेंट हैं, उन्होंने किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन किया है और किस तरीके से जो है ना उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को एलॉबरेट किया है, वो हम आज समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम इंटरनेशनल लॉ की ये जो डेफिनेशन है या इंट्रो है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल लॉ का जो नाम है वो किस फ़िलासफ़र ने फ़र्स्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, जिसे आज हम बैनुल अक़वामी कानून कहते हैं। जर्मनी बेंथम वो एक फ़िलासफ़र्स थे और वो ग्रेट फ़िलासफ़र्स थे। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल लॉ का जो टर्म है उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना यूज़ किया था। सो इंटरनेशनल लॉ हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉ इट इज़ अ सेट ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशन रूल्स बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड वर्ल्ड इन देयर रिलेशन विथ ईच अदर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल लॉ इट इज़ इन सेट ऑफ रूल, ये एक रूल है, ठीक है ना, कस्टम का, ट्रेडिशन का, नॉर्म्स का, जो उस टाइम प्रिविलिंग थे जब से सोसाइटी वजूद में आई है, ठीक है, जैसे सिविलाइज्ड वर्ल्ड वजूद में आया है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना स्टार्ट कर दिए थे। मैं प्रिमिटिव जो है ना एंशियंट सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने से जो इंटरनेशनल, हम उस वक्त इसको इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं थी। मैंने पहले बताया कि जो इंटरनेशनल लॉ है इटसेल्फ, जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ का, ये तो आई थिंक 17 सेंचुरीज़ में जो है ना मिड 17th सेंचुरी में जर्मनी बेंथम ने जो है ना फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव टाइम की, एंशियंट टाइम की। तो उस वक्त जो नेशंस थी, हम उन्हें नेशंस तो नहीं कह सकते बट इन फॉर सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि उस वक्त की जो सोसाइटी थी, जो बहुत एंशियंट सोसाइटी थी, ठीक है, तो वो जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात उनके थे, जो रिलेशंस थे एक दूसरे के साथ, वो किस तरीके से मेंटेन करते थे, उनका जो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, या जो उनके साथ जो उनके नाइबर जो भी कंट्रीज़ थी उनके साथ, क्योंकि उस वक्त इतनी ट्रांसपोर्टेशंस भी नहीं थी, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आज हमारे पास हैं वो उस वक्त इतने नहीं थे। तो वो जो एक रियासत के साथ या एक शहर के साथ उनके जो ताल्लुकात हुआ करते थे, स्पेशली अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, इजिप्ट की, या जो भी सिविलाइजेशन रही हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, तो उनके जो ताल्लुकात हुआ करते थे वो बेस्ड ऑन कस्टम्स हुआ करते थे, ठीक है। अगर कोई, अब हमें समझना होगा कि ये यहाँ पर डिफरेंस क्या है बिटवीन, क्योंकि बिग डिफरेंस है यहाँ पर कस्टम और कन्वेंशन में, ठीक है। अब जो कस्टम्स होती हैं, अगर हम इसे कॉमनली समझना चाहें, इट इज़ इन प्रैक्टिस ऑफ अ कॉमन पीपल, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर कोई सोसाइटी बार बार उससे प्रैक्टिस करती है तो वो आपकी कस्टम बन जाती है, वो आपकी सोसाइटी में
एडजस्ट हो जाती है और फिर उससे जो है ना कस्टम से इंसान जो है ना या वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी बहुत ही यानी उसको वो चेंज नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी कस्टम्स हैं, ठीक है, जो आज तक हमारी जो है ना कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। क्यों कल्चर का हिस्सा है? बिकॉज़ हमारे परदादा ने उन्हें यूज़ किया, जो हमारे एंसेस्टर थे वो यूज़ करते आ रहे हैं, फिर ये ट्रांसफ़र हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और कन्वेंशन वो होते हैं जो हम कह सकते हैं, आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। कन्वेंशन जो होते हैं वो उसमें आपकी जो रियासत होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हेड ऑफ़ द स्टेट, ठीक है ना, वो उस कन्वेंशन में हिस्सा लेता है। उस आपके फॉरेन जो मिनिस्टर हैं, यानी कि जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट किसी ट्रीटी में, ठीक है, किसी मुआहदे में, किसी अकॉर्ड में एज अ सिग्नेटरी जो है ना वो जाते हैं और एज सिग्नेटरी बन जाते हैं उसके, तो वो एक कन्वेंशन हो जाता है, ठीक है। तारीख़ में कई ऐसे जैसे कि वयाना कन्वेंशन हुआ, कई ऐसी जो है ना कन्वेंशन है जिसमें आप जो रियासत के हेड होते हैं या रियासत के जो अहदेदार होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं ओरिजिन एंड सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ was mapped out during the European Renaissance, though its origin lay deep in the history and can be traced out cooperative agreement between peoples in the ancient Middle East। तो इसका जो ओरिजिन है वो हम कह सकते हैं कि जो एंशियंट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके जो रूट हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो आपको एंशियंट सोसाइटी में मिलते हैं, जो से वर्ल्ड दुनिया की 5 बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है। तो उन जो वो सिविलाइजेशंस थी जो एक दूसरे के साथ वो ट्रेड करती थी, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रूल्स थे, जो कस्टम्स थे जो वो फॉलो करते थे, ठीक है। तो जैसे कि हमें इजिप्टियन जो है ना सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, और उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जो मैंने पहले आपको बताया। तो ओरिजिन को अगर हम समझना चाहें तो ओरिजिन आपका हिस्ट्री में है, ठीक है। उस वक्त के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती थी, या एक रियासत दूसरी रियासत के साथ जो ताल्लुकात रखती थी, वो चाहे ट्रेड के हों, वो चाहे कम्युनिकेशन के हों, कैसे भी ताल्लुकात रखती थी, उन ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए, उन ताल्लुकात को रेगुलेटरी यानी कि रेगुलाइज करने के लिए उन्होंने एक रूल्स बनाए हुए थे, ठीक है। वो रूल्स आपके फिर जो है ना कस्टम्स हम ड्यूटीज़ को भी कहते हैं, जो ट्रेड की ड्यूटीज़ होती हैं जो एक रियासत किसी रियासत पे इम्पोज करती है, ठीक है। तो वो जो उनके ताल्लुकात थे वहाँ से हम कह सकते हैं कि जो उस वक्त में जो मुआहदे हुए, जो ट्रीटीज़ हुई, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस थे, जो सोसाइटी को जो मेंटेन करते थे, वो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन थी एक बैनुल अक़वामी कानून की उस वक्त, ठीक है, एक इंटरनेशनल लॉ की। उसके बाद सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर हम इसे जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। Sources of international law, including treaties, international customs, journal, widely recognized principles of law, the decisions of international and lower courts, and scholarly writings। अब इसमें जो सोर्सेस हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है 38 क्लॉज 1 स्टैट्यूट्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें क्लियरली जो है ना वो लिखा हुआ है, उन्होंने एलॉबरेट किया हुआ है कि ये जो सोर्सेस हैं इंटरनेशनल लॉ की, उसमें पहली तो है इंटरनेशनल लॉ की जो पहली सोर्स है वो ट्रीटीज़ हैं। जो भी ट्रीटीज़ आपकी तारीख़ में हुई हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं। उसके साथ वाइडली जो जर्नल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जर्नल प्रिंसिपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आप जो है ना अदालत जो है ना सुने बगैर, उसका केस सुने बगैर उसको जो है ना वो सज़ा नहीं दे सकती, ठीक है।
जैसे एक्स्ट्रा जुडिशल जो मर्डरिंग है वो भी गैर कानूनी है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो रियासतें उस वक्त या अभी भी जो जनरल प्रिंसिपल हैं, किसी भी आपका जो भी जुडिशल सिस्टम है वो जनरल प्रिंसिपल्स पे चलता है, ठीक है। तो सेम ये जो जनरल प्रिंसिपल किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस में होते हैं, तो सेम जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ में भी ऐसे हैं, ठीक है। अगर कोई कन्वेक्टेड आता है तो फर्स्टली उसे सुना जाता है, उसकी प्रॉपर ट्रायल होते हैं, हेयरिंग होती है, उसके बाद ही उसको फाइनली जो है ना वो जो कोर्ट है वो वर्डिक्ट देती है और उसको सज़ा सुनाती है। उसके बाद हम कह सकते हैं डिसीजंस, ज़ाहिर बात है जो डिसीजंस होते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ का जो है ना वो हिस्सा है, वो भी एक सोर्स हैं हम कह सकते हैं। एंड उसके बाद है नेशनल एंड लोअर कोर्ट्स, ठीक है ना। दुनिया की जो भी कोर्ट्स होती हैं उनको वो जो है ना उन पे नज़र रखते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली जो ब्रिटेन है या जो भी बड़ी ताकतें हैं जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनका जो है ना असर और रसूख है इंटरनेशनल रिलेशन में, उनकी कोर्ट्स जो भी जो है ना वो कोई ऐसा लॉ या लैंडमार्क पास करती हैं तो वो अफेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ का, और वो हम कह सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। उसके बाद जुरिस्टिक जो है ना, जुरिस्ट जो भी राइटिंग है, जो हम कह सकते हैं जो काजी होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि हम वेल डिफाइंड जो डेफिनेशंस हैं, जो ओल्ड डेफिनेशन है, हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर ओपेनहियम की, तो वो भी जो है ना हम कह सकते हैं वो जुरिस्ट थे, ठीक है। तो उनका भी जो है ना क्या है इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल लॉ में। उसके बाद डेफिनेशंस हैं जो की हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट हैं इंटरनेशनल लॉ के। तो पहले जो हैं वो हैं प्रोफेसर ओपेनहियम। प्रोफेसर ओपेनहियम लॉ को डिफ़ाइन, इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं द लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज़ द नेम फॉर द बॉडी ऑफ अ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर considered legally binding by civilized state in their intercourse with each other। तो वे कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक ऐसी बॉडी का नाम है जो बेस्ड ऑन है कन्वेंशन और कस्टम पे, जो बाइंडिंग है, ठीक है, जो बाइंडिंग है ऑन सिविलाइज्ड वर्ल्ड। और जब वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो ताल्लुकात कायम करती हैं या एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, तो वो उन पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है, उसमें सेकंड डेफिनेशन ये है, J.L. बैरली डिफ़ाइन करते हैं द लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ may be defined as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized world, और हम स्टेट कह सकते हैं civilized states in their relation with each other, which with each other हम कह सकते हैं या one another, ओके, सेम बात है। सो ये जो डेफिनेशन है ये हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसी डेफिनेशन है जैसी जो है ना प्रोफेसर ओपेनहियम ने बताई थी, या उन्होंने जिस तरीके से जो है ना डेफिनेशन दी थी। सो इसकी इंटरप्रेट जो इसकी हम मीनिंग नहीं देखेंगे कि ये सेम डेफिनेशन है, ठीक है। तो थर्ड जो डेफिनेशन है वो है टॉर्स्टीन गेल। टॉर्स्टीन गेल जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन करते हैं द टर्म इंटरनेशनल लॉ मीन्स द बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ विच अप्लाई विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक रूल्स से सेम ही डेफिनेशन है जो पहली डेफिनेशन थी या जो सेकंड डेफिनेशन थी, इसमें थोड़ी सी चेंज है कि वो एक ब्रॉडर हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड कराते हैं, जो टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ का जो टर्म है, ठीक है। सो सेम ही डेफिनेशन है और आई होप कि आपको ये जो है ना समझ में आ गई होगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको उर्दू में जो है ना इसकी मीनिंग्स बताऊं। सो उसके बाद जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है हैकवर्थ।
हैकवर्थ जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन करते हैं। इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। बहुत शार्ट, बहुत प्रिसाइज जो है ना डेफिनेशन है हैकवर्थ की। सो ये डेफिनेशन भी बहुत रिलायबल है। और ये जो डेफिनेशंस मैंने सेलेक्ट की हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ की जो ऑथर हैं हम कह सकते हैं, या जो जुरिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन किया है, वो काफ़ी जो है ना बहुत सी डेफिनेशंस हैं, बट मैंने ये चूज़ की हैं बिकॉज़ ये जो है ना बहुत वेल एक्सेप्टेड भी डेफिनेशंस हैं। और जो पहली डेफिनेशन थी, ज़ाहिर बात है वो ओल्ड डेफिनेशन है, उसकी ज़्यादा इतनी रिलायबिलिटी नहीं है। और ये भी जो डेफिनेशन है इनमें भी जो है ना वो बट हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम पेपर में या कहीं हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, हमें डेफिनेशंस लिखनी है, तो ये जो फ़िलासफ़र हैं या जो थिंकर हैं या जो जुरिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन किया है, इनकी डेफिनेशंस की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, हम कह सकते हैं। अगर ये डेफिनेशंस हम लिखते हैं इन पेपर, और हमें कहीं कहाँ पे भी इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन करना है, अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं तो इनकी डेफिनेशन बहुत रिलायबल हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं, हम कह सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर ग्रे। प्रोफेसर ग्रे की भी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रिलायबल है और फेमस डेफिनेशन है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्रोफेसर ग्रे कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस इज़ द नेम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ रूल्स विच अकॉर्डिंग टू देयर usual definitions regulate the conduct of a state in their intercourse with each other। तो सेम ही जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक कौम या कौमों का जो है ना वो एक बैनुल अक़वामी कानून है, और अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट। ये रियासतों के बीच में जो है ना वो जो भी उनके ताल्लुकात होते हैं, वो चाहे ट्रेड के हों, वो चाहे जो है ना आपके कम्युनिकेशंस के हों, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशंस के हों, वो चाहे कल्चरल हों या पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, उनको ये जो है ना रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है। सो ये थी डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आई होप कि आपने कुछ जो है ना वो लर्न किया होगा इन डेफिनेशनों से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी डिफरेंस बिटवीन द म्यूनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ, or difference between the private and public international law. So thank you so much, and for support me, you must follow and subscribe my YouTube channel for more interesting video. Thank you so much.